नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं एबी न्यूज़ में आपका दोस्त जितेंद्र। प्रारंभ करेंगे आज के कार्यक्रम को, लेकिन पहले मुख्य समाचार। मोसाद ने ईरान में घुसकर हमास चीफ का किया खात्मा, बाहर से रहे सीक्रेट संबंध। सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, एसटी एससी की चुनिंदा जातियों को ज़्यादा आरक्षण का रास्ता साफ। हिमाचल के रामपुर मलाना बागीपुल में बदे फटे बादल, 2 दर्जन लोग लापता। ग्राउंड जीरो पर पहुंचे राहुल गांधी और प्रियंका, लैंडस्लाइड पीड़ितों से कर रहे मुलाकात। 705 अंक पाकर बनी टॉपर, 12वीं में 2 पेपर में फेल, अब सप्लीमेंट्री भी नहीं हुई पास। सुक्खू ने आपात बैठक की, बोले युद्ध की तरह लड़ रहे। गृह मंत्री शाह ने दिया आश्वासन। क्या सीएम आवास निजी संपत्ति, वहाँ ऐसे गुंडे रखे जाने चाहिए। स्वाति मालीवाल केस में सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी। भाजपा के 18 विधायकों को किया गया निलंबित, मार्शलों की मदद से निकाले गए बाहर। बेल्जियम ने भारतीय हॉकी टीम को दिया जख्म। पेरिस ओलंपिक शाही ईदगाह विवाद, हाईकोर्ट से मुस्लिम पक्ष को झटका, मंदिर के पक्ष में आया फैसला। अब समाचार विस्तार से। इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद की ताकत और उसकी क्षमता कितनी है, यह दुनिया जानती है। तेहरान में हुई हमास के पॉलिटिकल लीडर इस्माइल हानिया की मौत खूब चर्चा में है। मौत की वजह इजराइल को ठहराया जा रहा है, लेकिन क्या आप मोसाद और भारत के रिश्ते के बारे में जानते हैं। भारत की खुफिया एजेंसी रॉ लंबे समय से मोसाद की सीक्रेट पार्टनर रही है। भारत के आज़ाद होने से ठीक 1 साल बाद इजराइल स्वतंत्र देश बना। 1950 में भारत ने इजराइल को एक राष्ट्र के रूप में मान्यता दी, लेकिन दोनों के बीच संबंध 1992 में शुरू हुए। रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया की नज़रों में दोनों एक दूसरे के संपर्क में बिल्कुल नहीं थे, लेकिन असलियत में ऐसा बिल्कुल नहीं है। 1968 में भारत में रिसर्च और एनालिसिस विंग नाम की एक खुफिया एजेंसी बनाई। रा के प्रमुख RN काब को इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद के साथ रिश्ते बनाने का काम सौंपा गया। शुरुआती सालों में रा और मोसाद मिलकर चीन, नॉर्थ कोरिया और पाकिस्तान पर अपने अभियान को शुरू किया। पाकिस्तान का परमाणु कार्यक्रम 1970 में कंडक्ट किया जा रहा था, जो कि रा और मोसाद के लिए एक मिशन के रूप में बन गया था। 1981 की बात है, जब इजराइल ने ईरान की परमाणु सुविधा को जड़ से उखाड़ फेंका था। अगली खबर, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद राज्य अब चुनिंदा जातियों को ज़्यादा आरक्षण दे सकेंगे। अब राज्यों के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति में शामिल जातियों को अलग अलग वर्गों में बांटने का अधिकार होगा। आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। 2004 में EB चिनैया मामले में 5 जजों के फैसलों को पलट दिया है। 2004 में दिए उस फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि SC ST जनजातियों में सब कैटेगरी नहीं बनाई जा सकती। अब सुप्रीम कोर्ट के 7 जजों की संविधान पीठ ने बहुमत से फैसला लिया है। राज्य सरकार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों में सब कैटेगरी बना सकती है। अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद राज्य सरकारें अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के अंदर आने वाले किसी एक वर्ग को ज़्यादा आरक्षण दे सकती हैं। अगली खबर, हिमाचल प्रदेश में वीरवार को तड़के 3 स्थानों पर बादल फटने की सूचना मिली, जिसमें भारी तबाही की खबर है। शिमला जनपद के रामपुर क्षेत्र के झाकड़ी के समेज खड्ड के हाइड्रो प्रोजेक्ट के समीप और कुल्लू के मलाना खड्ड और बागीपुल में बादल फटने का समाचार मिला। वीरवार तड़के जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण शिमला को बादल फटने की सूचना मिली। सड़क कई जगह बंद होने के कारण 2 किलोमीटर पैदल ही उपकरणों के साथ घटनास्थल पर पहुंचने का प्रयास कर्मचारियों ने किया। उपायुक्त अनुपम कश्यप ने कहा कि बादल फटने से प्रभावित क्षेत्र से 19 लोगों के लापता होने की सूचना मिली है। सूचना मिलने के बाद उपायुक्त अनुपम कश्यप, पुलिस अधीक्षक संजीव गांधी भी घटनास्थल की रवाना हुए। उपायुक्त अनुपम कश्यप ने कहा कि घटना की सूचना मिलते ही NDRF पुलिस रेस्क्यू दल घटनास्थल पर रवाना हो गए। उन्होंने कहा कि SDM रामपुर निशांत तोमर घटनास्थल पर पहुंच रहे हैं। उधर कुल्लू के मलाना खड्ड में बादल फटने का समाचार मिला। इससे मलाना के पावर प्रोजेक्ट 1 व 2 क्षतिग्रस्त हुए हैं। शुरुआती जानकारी के मुताबिक 3 घरों के बहने की सूचना आ रही है। पार्वती नदी उफान पर आ गई है। भूंतर के इलाके में हाई अलर्ट जारी किया गया है। निर्मंड उपमंडल के बागीपुल में कुरियन खड्ड में भी बादल फटा है, जिससे 8-10 मकान बह जाने की सूचना है और साथ में आधा दर्जन से अधिक
लोगों के लापता होने की खबर है। वहीं पटवारखाना, होटल, दुकानें भी गायब हैं। उधर प्रशासन ने कोयलखट तक सर्च अभियान शुरू किया है। मणिकर्ण मार्ग पर सब्जी मंडी का बहुमंजिला भवन पलक झपकते ही जलमग्न हो गया। ब्यास व तीर्थन नदी का जलस्तर भी बढ़ा हुआ है। पार्वती नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। अगली खबर, कांग्रेस नेता एवं वायनाड से पूर्व सांसद राहुल गांधी व उनकी बहन प्रियंका गांधी वाड्रा आज केरल पहुंचे। दोनों नेता वायनाड जिले के भूस्खलन प्रभावित इलाकों में बनाए जा रहे विभिन्न राहत शिविरों का दौरा कर प्रभावित परिवारों से मुलाकात कर रहे हैं। यहाँ लैंडस्लाइड की वजह से 4 गांव पूरी तरह से तबाह हो चुके हैं। अभी तक 256 लोगों की मौत हो चुकी है। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी सुबह 9:30 बजे कनूर हवाई अड्डे पर उतरे और फिर सड़क मार्ग से वायनाड पहुंचे। पार्टी महासचिव एवं अल्पमुझा से सांसद केसी वेणुगोपाल भी उनके साथ हैं। पार्टी द्वारा साझा किए गए कार्यक्रमों के अनुसार राहुल गांधी और प्रियंका चूरलमाला भूस्खलन स्थल के साथ साथ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, डॉक्टर भूपेन मेडिकल कॉलेज और मैपबाड़ी में 2 राहत शिविरों का दौरा करेंगे। गांधी ने 2019 में वायनाड लोकसभा से चुनाव जीता था और इस साल फिर यहां से उन्होंने जीत हासिल की। उन्होंने उत्तर प्रदेश के रायबरेली लोकसभा सीट से भी जीत हासिल की है, इसीलिए उन्होंने वायनाड निर्वाचन क्षेत्र को छोड़ दिया। इस सीट पर उपचुनाव होने पर प्रियंका गांधी के चुनाव लड़ने की उम्मीद है। अगली खबर, नीट यूजी परीक्षा में 720 में से 705 मार्क हासिल करके टॉपर बनने वाली गुजरात की एक लड़की 12वीं में फेल हो गई। यह लड़की अब सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम भी पास नहीं कर पाई। 12वीं में 2 विषयों में फेल होने के बावजूद उसने नीट परीक्षा में टॉप कर हर किसी को हैरान कर दिया। इसको लेकर काफ़ी हंगामा भी मचा था। मार्च में आयोजित गुजरात बोर्ड की 12वीं परीक्षा में यह लड़की फिजिक्स और केमिस्ट्री के पेपर में फेल हो गई, जिसके बाद वह जून में आयोजित सप्लीमेंट्री परीक्षा में शामिल हुई, लेकिन इसमें भी फिजिक्स के पेपर में पास नहीं हो सकी। उसने फिजिक्स के पेपर में 22 अंक और केमिस्ट्री के पेपर में 33 अंक प्राप्त किए हैं। गुजरात बोर्ड की परीक्षा में इस लड़की की फिजिक्स को 21 अंक और केमिस्ट्री में 31, बायोलॉजी में 39 अंक मिले थे। वहीं अंग्रेजी विषय में 59 अंक मिले थे। ओवरऑल 700 में से 352 अंक मिले थे। रिपोर्ट के अनुसार इसने 12वीं में 2 बार ड्रॉप आउट भी कर लिया था। लड़की ने 11वीं और 12वीं 9 के लिए एक कोचिंग सेंटर में रजिस्ट्रेशन करवाया था। वह स्कूल में सिर्फ डमी स्टूडेंट के रूप में रजिस्टर्ड थे। 12वीं फेल होने वाली इस लड़की का नीट यूजी फिजिक्स में 99.8%, केमिस्ट्री में 99.1% और बायोलॉजी में 99.1% स्कोर था। कुल मिलाकर इसने 99.9% स्कोर हासिल किया था। इतने स्कोर पर उसे बड़ी आसानी से अच्छा गवर्नमेंट कॉलेज मिल सकता था। अगली खबर, हिमाचल प्रदेश में बादल फटने से तबाही मचने पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आपातकालीन बैठक बुलाई है। उन्होंने कहा है कि शिमला, कुल्लू और मंडी में बादल फटने के कारण 3 लोगों की मौत हुई है, जबकि 52 लोग लापता हैं, जिनकी तलाश जारी है। उन्होंने हिमाचल के लोगों से अनुरोध किया है कि वे नदी नालों के किनारे न जाएं। एयरफोर्स को भी तैयार रहने के लिए कहा गया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से बात हुई है। उन्होंने सहायता का पूर्ण आश्वासन दिया है। सभी अधिकारी जायजा ले रहे हैं। राजस्व मंत्री मौके पर साथ जा रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह से फ़ोन पर बात हुई, जिसमें उन्होंने एनडीआरएफ की 2 टीमें भेजने को कहा है। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी से बात हुई है। प्रदेश की स्थिति नियंत्रण में है। हम इस चुनौती से युद्ध की तरह लड़ रहे हैं। रामपुर में 35 में से 30 और मंडी में 9 लोग लापता हैं। केंद्र से आग्रह किया है कि मदद करें। सीएम सुक्खू ने कहा है कि बीती रात प्रदेश के कई स्थानों पर बादल फटने की दुखद घटना में 50 से अधिक लोग लापता हैं। 2 लोगों के शव रिकवर किए जा चुके हैं। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, होमगार्ड और फायर सर्विस की टीमें राहत, खोज और बचाव कार्य में जुटी हैं। सेना से भी मदद ली जा रही है। स्थानीय प्रशासन द्वारा राहत एवं बचाव कार्य युद्ध स्तर पर चल रहा है। अगली खबर, आम आदमी पार्टी की सांसद स्वाति मालीवाल से कथित तौर पर मारपीट की जाने के मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के सहयोगी विभव कुमार की जमानत अर्जी पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। विभव कुमार की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया और दिल्ली पुलिस से जवाब मांगा। इस मामले में अगली सुनवाई 7 अगस्त को होनी है। जस्टिस सूर्यकांत,
जस्टिस उज्ज्वल भुइया और दीपांकर दत्ता की पीठ ने सुनवाई के दौरान टिप्पणी करते हुए कहा कि अगर वह घटना के तुरंत बाद 112 पर कॉल कर रही थी तो यह दर्शाता है मुख्यमंत्री का कार्यालय निजी आवास है। हम कह सकते हैं कि विभव कुमार के वकील अवेशेक मनु सिंघवी ने कोर्ट से कहा कि एफआईआर 3 दिन बाद दर्ज करवाई गई। मालीवाल थाने गई लेकिन बिना एफआईआर दर्ज करवाए लौट गई। सुप्रीम कोर्ट ने चार्जशीट के बारे में पूछा तो सिंघवी ने कहा कि जिस आदेश को हमने चुनौती दी है उसके बाद चार्जशीट दाखिल हुई है। सिंघवी के हत्या के दो मामलों में आरोपी को जमानत मिलने का हवाला दिया तो जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि हमें उन मामलों का हवाला ना दें क्योंकि यहाँ किस तरह से घटनाक्रम हुआ है वो हमारी चिंता का कारण है। जस्टिस सूर्यकांत ने पूछा कि क्या मालीवाल ने 112 पर कॉल किया, अगर हाँ तो आपके दावे को झूठा साबित करता है। उन्होंने मनगढ़ंत कहानी पढ़ी। सिंघवी ने माना कि वो सीएम के आवास पर गई थी। जस्टिस सूर्यकांत ने पूछा कि क्या सीएम का सरकारी घर निजी आवास है, क्या इसके लिए इस तरह के नियमों की ज़रूरत है। हम हैरान हैं कि मामूली सी या बड़ी चोटों के बारे में नहीं है। हाई कोर्ट ने हर बात को सही तरीके से सुना है। कोर्ट ने कहा है कि ये सब तो आप घटना के बाद की बात बता रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा कि उनको शर्म नहीं आई, वह एक महिला है। हमें कॉन्ट्रैक्ट किलर हत्यारों को भी जमानत देते हैं लेकिन इस मामले में किस तरह की नैतिक दृढ़ता है। अगली खबर, झारखंड में भारतीय जनता पार्टी के 18 विधायकों को बृहस्पतिवार को अशोभनीय आचरण के लिए 2 अगस्त दोपहर 2 बजे तक विधानसभा से निलंबित कर दिया। इन विधायकों को मार्शलों की मदद से सदन के बाहर निकाला गया क्योंकि निलंबन के बाद इन विधायकों ने सदन के बाहर जाने से इनकार कर दिया था। ये विधायक एक दिन पहले विपक्षी विधायकों को मार्शलों की मदद से सदन से बाहर निकाले जाने के विरोध कर रहे थे। एक दिन पहले ही विपक्षी भारतीय जनता पार्टी और आल झारखंड स्टूडेंट यूनियन के विधायकों को सदन से मार्शलों की मदद से बाहर निकाला गया था। इन विधायकों ने यह कहते हुए आसन के सामने से हटने से इनकार कर दिया था कि वे रोजगार सहित प्रमुख मुद्दों से जुड़े उनके सवालों का जवाब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की ओर से नहीं दिए जाने का विरोध में वही रात बिताएंगे। बृहस्पतिवार को भाजपा विधायक सदन की बैठक शुरू होने से पहले ही आसन के समक्ष आकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के इस्तीफे की मांग को लेकर नारे लगाते रहे। उन्हें दस्तावेज फाड़ते हुए देखा गया। सत्र की शुरुआत में पहले सत्ता पक्ष और विपक्ष के सदस्यों के बीच बहस होती दिखी। कल सदन के बाहर निकाले गए भाजपा विधायकों ने बुधवार की रात विधानसभा के लॉबी में बिताई। अगली खबर, पेरिस ओलंपिक 2024 में भारतीय हॉकी टीम को बेल्जियम से हार का सामना करना पड़ा। टोक्यो ओलंपिक में सेमीफाइनल में भी बेल्जियम ने भारत को शिकस्त दी। पूल बी के एक रोमांचक मैच में बेल्जियम ने भारत को 2-1 से हराया। भारत के लिए अभिषेक सिंह ने 18वें मिनट में गोल दागा। बेल्जियम के लिए रिब्यू स्टॉकब्रोक्स और जॉन डोहमैन ने गोल किया। पहले क्वार्टर में भारत ने गलती की और बेल्जियम को 8वें मिनट में पहला पेनल्टी कॉर्नर मिला। हालांकि पहली बार अमित रोहिदास ने बचाव किया और दोबारा श्रीजेश ने बेहतरीन बचाव किया। 10वें मिनट में अभिषेक सिंह ने फील्ड गोल करने की कोशिश की लेकिन बेल्जियम के गोलकीपर ने गोल नहीं होने दिया। पहले क्वार्टर में कोई गोल नहीं हो सका। दूसरे क्वार्टर में भारत ने आक्रामक खेल दिखाते हुए पहला गोल दागा। 18वें मिनट में बेल्जियम ने डिफेंडरों को छकाते हुए अभिषेक ने बेहतरीन फील्ड गोल दाग दिया। इससे पहले विवेक सागर ने शॉट मिस किया लेकिन अभिषेक ने कोई गलती नहीं की। बेल्जियम को 23वें और 24वें मिनट में पेनल्टी कॉर्नर मिले लेकिन श्रीजेश ने उम्दा बचाव किया। 25वें मिनट में भारत ने पेनल्टी कॉर्नर मिस किया। 26वें मिनट में टीम ब्रूम को ग्रीन कार्ड मिला और 2 मिनट के लिए मैदान से बाहर चले गए। हालांकि 44वें मिनट में जॉन डोहमैन ने गोल कर बेल्जियम ने 2-1 से बढ़त हासिल की। भारत को भी पेनल्टी कॉर्नर मिला लेकिन अमित रोहिदास इसका फायदा नहीं उठा पाए। अगली खबर, मथुरा स्थित कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह विवाद में लंबित 18 सिविल वादों की पोषणीयता पर हिंदू पक्ष को बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने कहा है कि हिंदू पक्ष की ओर से दाखिल सिविल वाद पोषणीय है। झटके पर झटका खा रही ईदगाह कमेटी हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देगी।
मुस्लिम पक्ष की ओर से सभी सिविल वादों की पोषणीयता को लेकर दाखिल याचिका पर न्यायमूर्ति मयंक कुमार जैन अदालत ने दिन प्रतिदिन लंबी सुनवाई की। इसके बाद जून में फैसला सुरक्षित रखा गया। बृहस्पतिवार को फैसला सुनाया गया कि इसकी अगली सुनवाई 12 अगस्त को होगी। हिंदू पक्ष के सिविल वादी शाही ईदगाह मस्जिद का ढांचा हटाकर जमीन का कब्जा देने और मंदिर का पुनर्निर्माण करवाने की मांग को लेकर दायर की गई है। दावा है कि मुगल सम्राट औरंगजेब के समय में शाही ईदगाह मस्जिद का निर्माण भगवान कृष्ण की जन्मस्थली पर बने मंदिर को कथित तौर पर ध्वस्त करने के बाद किया गया। इसके लिए उस विवादित स्थल पर हिंदुओं को पूजा का अधिकार है। वहीं वादियों की विधिक हैसियत पर सवाल खड़ा करते हुए मुस्लिम पक्ष का कहना है कि कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट और शाही ईदगाह कमेटी के बीच कोई विवाद नहीं है। विवाद खड़ा करने वाले पक्षकारों का जन्मभूमि ट्रस्ट और ईदगाह कमेटी से कोई रिश्ता नहीं है, वास्ता और सरोकार नहीं है। इसके अलावा यह भी तर्क दिया गया कि ईदगाह स्थल वक्फ की संपत्ति है। 15 अगस्त 1949 को यह मस्जिद कायम थी। पूजा का अधिकार अधिनियम के तहत अब प्राथमिक स्तर का स्वरूप बदला नहीं जा सकता। बहरहाल महीनों चली आ रही लंबी बहस के बाद गुरुवार को फैसला सुनाते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मुस्लिम पक्षकारों को तकड़ा झटका दिया है। तो बंधुओं, ये थे आज के कुछ अहम समाचार जो हमने आपके साथ साझा किए। खबरें पसंद आई हों तो लाइक और शेयर करें। जो दोस्त हमारे साथ नहीं जुड़े हैं वे हमारे यूट्यूब और फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो भी करें। फिलहाल के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।